Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप ज़्यादा थोड़ा आप बहुत गुड मॉर्निंग हो गई आपकी, इतनी गुड हो गई आपकी मॉर्निंग, क्यों हुई है इतनी गुड? मुझे कहा गया कि भाई एनर्जी से करना है, तो मैंने कहा एनर्जी से करते हैं भाई। अच्छा, पता है आपको ये बात, इसमें हम बात करेंगे कि एनर्जी से एक काम करना और चीखना चिल्लाना बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ। तो हमारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़ मीडिया में ये भी एक बड़ी एक बीमारी आ चुकी है बिल्कुल कि एंकर्स को कहा जाता है कि भाई एनर्जी दिखाएं। अच्छा, वो एनर्जी जो वो चाह रहे होते हैं वो चीखना चिल्लाना होता है। तो एंकर बेचारा एनर्जी से काम कर रहा था, लेकिन वो चाहते हैं चीखें। तो हम तो वो आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि ये हो गया वो हो गया, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मगर ये तो हम तो नहीं कर सकते। हम करना भी नहीं चाहिए। मतलब ये क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? गलत एक्सपेक्टेशन। गलत एक्सपेक्टेशन। तो बदले अपने माइंडसेट को, ऐसा नहीं होता। चले जी, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम आपको रेगुलर एनर्जी के साथ देंगे। हाँ जी, तो अब वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। आज की अच्छी बात की तरफ चलते हैं। तो जी, आज की अच्छी बात ये है कि दो चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में। एक ट्रिगर्स होते हैं, आपको पता है ना जी। ट्रिगर्स मतलब कि आपको कोई चीज याद दिला दे कि एकदम ये ट्रिगर बहुत करती है वो बुरा चीज़, हुआ था, बिल्कुल। और वो उस चीज के पास ले जाए आपको, उस तकलीफ के पास ले जाए। बिल्कुल। और एक होता है ग्लिमर्स। ग्लिमर्स होते हैं जैसे आपके बच्चे खेल रहे हैं या पार्क में कोई बच्चे खेल रहे हैं और आपका बचपन याद आ जाए, या दो दोस्त बैठे हो, आपका अपने बेस्ट फ्रेंड की याद आ जाए, उसको ग्लिमर्स कहते हैं। सही, तो ट्रिगर्स तो होते हैं हर किसी की जिंदगी में, लेकिन ये छोटे छोटे ग्लिमर्स जो होते हैं, जी, इनको आप याद रखें। Nostalgia, और नॉस्टैल्जिक वैल्यूज जो है ना इंसान की, वो आपको बेहतरीन मेमोरीज में लेके जाती है। क्या बात। तो आज का वर्ड भी ग्लिमर है। जैसे मैं एकदम से चला गया था। हाँ, आप लेकिन चले वो गए glimmer बैड था। मेमोरी में चले गए। वो ट्रिगर था, ट्रिगर, ये trigger ग्लिमर नहीं था। सही है। अच्छा, आज का वर्ड क्या है? आज का वर्ड ग्लिमर है। ग्लिमर है आज का वर्ड। सो आज जो पूरा दिन गुजरेगा ना, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि ग्लिमर्स पे एम्फसाइज करें और उनको याद करें, ट्रिगर्स को ना याद करें। तो अब टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली टॉप स्टोरी हमारी यह है कि बैरिस्टर गौहर ने सैकड़ों शहादतों का दावा जो कर रहे थे लोग, उनसे ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है। और अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा कि बानी पीटीआई को 12 पीटीआई शोधा का बता दिया है। नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं था। ख़राब सेहत की खबरें बेबुनियाद हैं, गलत खबरें। जो लोग कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की सेहत ख़राब है या उनको जेल से कहीं शिफ्ट कर दिया गया, ये सारी खबरें मन घड़त हैं। पार्टी का सिर्फ एक मुतालबा है कि गोली क्यों चलाई। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर फोकस कर रही है कि जी चौक पर ये जो कुछ हुआ है, गोली चली है अगर, तो गोली क्यों चलाई गई है, क्योंकि 12 लोगों का वो रिकॉर्ड फराहम कर रहे हैं कि वो गोली लगने से मरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज़्यादा बुशा बीबी पर एतमाद है। अच्छा, अब हुआ यह सूरत हाल ये हुई है कि एक इंटरव्यू भी दिया है बुशा बीबी की बहन ने, और मिशाल यूसुफजई ने द गार्डियन को इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा है कि पार्टी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है और बानी पीटीआई को अपनी अहलिया पर ज़्यादा एतमाद है। मिशाल यूसुफजई और साबिक खातून अव्वल की बहन मरीम रियाज भट्टू ने बरतानवी अखबार से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत को पूरी तरह अमल उस पर नहीं करते हैं। पार्टी की सीनियर क़यादत का किरदार मशकूक है, लगता है अपने फ़ायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई सरवत। अब तो बाकायदा इंटरव्यूज भी दिए जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई एतमाद नहीं है, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है और उस पर बानी को एतमाद नहीं है, एतमाद उनको है अपनी अहलिया पर। और इसी वजह से ये जो एहतजाज की कॉल का मैसेज है वो भी उन्होंने अपनी अहलिया से, अपनी बहनों से करवाया था। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि ऐसे टाइम पे जब लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ पे पार्टी को का एक होना और वो रिप्रेजेंटेशन करना ऑफ वन विजन बहुत ज़रूरी है, जो अब लैक करते बिल्कुल। इसके साथ साथ मुतादिद रहनुमाओं की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। अगली हमारी टॉप स्टोरी ये है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ काबीना इजलास से उन्होंने खिताब किया और उन्होंने खुशखबरियाँ कौम को दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। तवील अरसे बाद महंगाई कम होकर 4.9% पर आ गई है। अब कल ही मैं देख रहा था अपने एक्सपेंसेस वगैरह सारे, ग्रोसरी ये वो। आपको लग रहा है ये? तो मुझे क्या, तो यकीन है मुझे कि नहीं आई है, लेकिन भाई आ गई होगी। सिंगल डिजिट के नारे हम लगा रहे हैं, ये कहाँ है सिंगल डिजिट? कह रहे हैं तो आ गई होगी भाई। अब आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हो, हमारे शहर तक समझ नहीं आ रहा कुछ भी हमें।
70 माह बाद महंगाई में रिकॉर्ड बड़ी कमी आई है और ये रिकॉर्ड कामयाबी हमारी, वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई वालों ने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई है। धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत को पैदा करना था। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा बांधने की कोशिश की गई। रेंजर्स और पुलिस वालों को शहीद किया गया। एहतजाज के बायस स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर गई। एहतजाज खत्म होते ही, और ये जब ये रेफर किया जाता है ना सरवत इस तरह कि एकदम एहतजाज खत्म होती है, एटलीस्ट इसको एकदम मेंशन ना किया करें क्योंकि मेंशन करने से एकदम से एक जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि जी एहतजाज जब पूरा अमन नहीं होता आपका शहर या व्हाटएवर तो स्टॉक्स भी गिरते हैं। यहाँ पे जी स्टॉक मार्केट नेक्स्ट लेवल ऐसा कर लिया करें कि एकदम मेंशन ना किया करें कि देखें स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई है। तो खैर उन्होंने कहा कि एहतजाज खत्म होती है, अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज दोबारा ऊपर चली गई, रिकॉर्ड ऊपर चली गई, ब्रेकिंग बिल्कुल। माजी में एक वजीर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया जिससे नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसमें उनके जो वजीर थे, वजीर हवाबाजी, उन्होंने एक बयान दिया था जाली डिग्रियों से मुतालिक के जो पायलट्स हैं पाकिस्तान PIA के, उनकी डिग्रियां जाली हैं। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से बहुत नुकसान हुआ PIA को। फौज की गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग जेर हुई है। इस साल चीनी की बरामद का फैसला किया, एक्सपोर्ट से $50 करोड़ खजाने में आएंगे। तो ये हमारी दूसरी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी हमारी क्रिकेट से जुड़ी है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स आज ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टकराएंगी और उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीते, फाइनल जीते। मैच मुल्तान स्टेडियम में होगा, सुबह 11 बजे शुरू होगा ये। अच्छा, उधर पाकिस्तान आने से इनकार पर भारत ने जो विमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेजबानी है वो छिन गई है भारत से, और वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मुल्तान में इजलास हुआ है और कहा है कि भारत पाकिस्तानी टीम को वीजा नहीं देता है, जिसकी वजह से फैसला किया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का भी T20 मैच होने जा रहा है। दूसरा T20 मैच है आज बुलावायो में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा है। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की T20 में बरतरी हासिल। लेकिन आप देख रहे हैं ना ज़ुहैब, ये एक डिसीजन जो ICC का हुआ है, इट्स गोना हैव सच अ मल्टीपल रिपल इफेक्ट। ब्लाइंड देख लें, आगे आने वाले मैचेस देख लें। अब ये अभी फैसला करना है ICC को, देखते हैं कि हतमी तौर पर फैसला क्या होता है, ऑफिशियली क्या कहा जाता है ICC अगेंस्ट ऑफिस। आई होप कि वो पॉलिटिक्स को अलग रखें, स्पोर्ट्स को इस पर हम बात करनी है हमने, बिल्कुल आगे हम बात करेंगे। अब जी हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ गयाना में फुटबॉल मैच बैटलफील्ड बनकर रह गया। तमाशाइयों में फियर्स क्लैश हुआ। मोर देन 100 डेथ्स रिपोर्ट की गई। अस्पताल लाशों से भर गए। प्रोटेस्टर्स ने एक पुलिस स्टेशन को आग भी लगा दी। डिस्प्यूट मैच के दौरान शुरू हुआ जब रेफरी ने कंट्रोवर्शियल डिसीजन देने पर आमादा हुए, और वो उन्होंने जब कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया तो जी तमाशाई जो हैं वो क्रेजी हो गए। तो ये आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स देखिए क्या हाल है, एक दूसरे को मुक्के घूसे लाते मार रहे हैं। I mean, it's become very personal. ऐसा होता रहता है, हमने देखा हाँ, फुटबॉल में बड़े इधर-उधर फियर्स और बड़े हार्डकोर लोग होते हैं। बिल्कुल। सो अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही खुशखबरी और खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। एक और ऑनर स्कॉच लेजेंड जान शेर खान के नाम का PSA हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गया है। जान शेर खान ने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ओपन चैम्पियनशिप में जीते हैं, 8 बार, और 6 बार ब्रिटिश ओपन अपने नाम किया है। तो जान शेर खान और जहांगीर खान दोनों हमारे बहुत ही अनबिलीवेबल लेजेंड्स रहे हैं। सो दिस इज अ ह्यूज ऑनर फॉर पाकिस्तान। अब कुछ चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर ली जाए। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी जो फार्मूला पेश किया गया है, भारतीय बोर्ड अभी तजब्जुब का शिकार है, इसमें कंफ्यूजन है। वहाँ पर भारतीय जवाब ना आने पर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में मजीद ताखीर का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद नए फार्मूले के मुताबिक ही होगा। ICC के मुस्तकबिल इवेंट में नए फार्मूले के तहत ही, यानी पाकिस्तान ने जो फार्मूला दिया था वो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ऐसा होता है, हाइब्रिड मॉडल पर हम जाते हैं, तो फिर 3 साल का एक मुआहदा होना चाहिए, और उसमें बाकायदा लिखना चाहिए कि ICC इवेंट्स जो इंडिया में होंगे, फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो अब देखना यह है कि क्या ICC इसको, यानी भारतीय बोर्ड पहले तो अग्री करता है इस पर या नहीं करता। हम जरा इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। PJ मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। PJ मीर साहब बहुत शुक्रिया, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। ये कहिएगा, पाकिस्तान ने जो एक फार्मूला, और ये लग रहा था कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही पाकिस्तान जाएगा और उस पर अग्री भी कर लेगा, लेकिन अब भारत का अग्री करना मुश्किल है ना इस बात पर कि 3 साल तक जो ICC के इवेंट भारत में हो रहे हैं
उसमें पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा, आप क्या समझते हैं? नहीं खेलना चाहिए जी। पाकिस्तान को क्यों न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहिए? और क्यों न्यूट्रल? जब आप एक ट्रॉफी आप इनॉग्रेट, तो ये क्या बात है कि आप तो उस T20 वर्ल्ड तो बेसिक स्पिरिट को मार देते हैं। तब क्या है ये कराते हैं, ये है मुल्क के साथ और एक कोहेशन क्रिएट हो। पीसीबी साहब रिकनेक्ट करते हैं आपको, क्योंकि आपकी आवाज सही तरह आ नहीं रही है। इंटरनेट हमें पता है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको पता है हमारी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, इनफैक्ट डबल मेहनत इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेट भी थोड़ा सा वीक है और बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद हमारी पूरी टीम आप लोगों के पास न्यूज़ लेकर आती है। बिल्कुल न्यूज़ पैकेजिंग में बड़ी मसाइल हो जाते हैं, न्यूज़ फिर एक दूसरे तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे थे और पीजे साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि भाई नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को भी, और ये जो हाइब्रिड मॉडल के तहत जब खेला जाता है तो इसमें और भारतीय साफी भी कल आपको याद होगा हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर हमने कर भी दिया इस पर साइन या भारत मान भी गया तो फॉर द टाइम बीइंग मानेगा, 5 महीने बाद क्या सूरत हाल बनती है किसी को क्या पता है। वो यही कह रहे थे, वो इस तरीके से कह रहे थे। तो होना भी एक तरफ, दूसरी तरफ बहुत जरूरी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, सभी मुंतजिर हैं इसके, सारी टीम्स आ रही हैं। सिर्फ भारत ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है पाकिस्तान के लिए, और वो वहाँ पहले उनसे कहा गया कि भाई आप रिटन में कुछ दें हमें या आईसीसी को लिख कर दें कि किन वजूहात की बिना पर आप नहीं आना चाह रहे हैं। तो वो रिटर्न में पता नहीं लिखा है या नहीं लिखा, या ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट किया गया पीसीबी की तरफ से या नहीं। पीसीबी के ऑफिशियल्स वहाँ पर पहुंचे, मुझसे नकवी साहब भी पहुंचे, और मीटिंग का भी ये एक मुख्तसर सी मीटिंग भी हुई, फिर उसके बाद ही कहा गया कि अगली मीटिंग में ये फैसला किया जाएगा। तो वोटिंग से पहले एक फार्मूले की बात हुई, और पाकिस्तान के लिए जो काबिल अमल फार्मूला था पाकिस्तान ने उसका इजहार भी किया कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत हम खेलते हैं या भारत आकर खेलता है न्यूट्रल वेन्यू पर तो पाकिस्तान भी खेलेगा। लेकिन इसमें कबातें ये ना कि फिर ये सारी चीजें लिखना पड़ेंगी कि 2026 में जो इवेंट होने जा रहा है भारत में, उसके फाइनल में फिर क्या होगा। जी पीजे मीर साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया। जी पीजे मीर साहब आप कंटिन्यू कीजिए, आप जो बात कर रहे थे। देखिए जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक जब आप एक ट्रॉफी को आप शुरू करते हैं, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी होगी, वर्ल्ड कप हो गया, T20s हो गए, उनका मकसद एक ही है कि जो मुल्क हैं सारे मुल्क मिल के खेलें और एक क्रिकेट की स्पिरिट को आगे लेके जाएं। हिंदुस्तान क्रिकेट की स्पिरिट को आगे नहीं लेके जा रहा, वो ऑन द कॉन्ट्ररी क्रिकेट की स्पिरिट को मार रहा है। वो कह रहा है कि उनको सिक्योरिटी का इशू है। क्या बाकी टीमों को सिक्योरिटी का इशू नहीं है? क्या अब ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान जाके खेलता है बाहर कहीं भी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये जो बाकी टीमें ये खेलती हैं, तो फिर स्पिरिट कहाँ गई आपकी? मुझे बताओ, ये कितने जाहिल किस्म के लोग हैं ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड, कि ये अपनी गवर्नमेंट को सिखाए। मुझे पता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तान के साथ खेले, लेकिन ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड, यही वजह है कि बोर्ड उसके अंदर आता है और वो कुछ नहीं कर सकते, वो मजबूर है। बट लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कम से कम नरेंद्र मोदी जो कि वजीर आजम है, इनको तो कोई थोड़ी सी अकल आनी चाहिए। I mean, इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है यार, खुदा के लिए। आप क्रिकेट की स्पिरिट को मत मारो, फिर क्या कर रहे हो, उसके बाद आप एक क्रिकेट आइसोलेशन में खुद जा रहे हो। मीर साहब ये भी बताइए, मीर साहब ये भी बताइए, जय शाह का होना, वी वर होपिंग कि अगर वो आए हैं तो कुछ पॉजिटिव तरीके से बात आगे बढ़ेगी, लेकिन उनके आने से भी हमें लग रहा है कि बिल्कुल अभी भी स्टैंड स्टिल पे है चीजें। देखिए जी, जय शाह वही करेंगे जो उनकी हुकूमत उनको बताएगी या उनको ऑर्डर करेगी। जय शाह मजबूर है, जो मर्जी आ जाए वो मजबूर है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की हुकूमत के नीचे, उनकी सरकार के नीचे वो काम करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हम सब कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है ऑन द इंडियन गवर्नमेंट। माना कि अगर नहीं खेलेंगे हिंदुस्तान को, क्या आईसीसी के सबको फाइनेंशियल लॉस होगा, पाकिस्तान को भी लॉस होगा, फैंस को भी लॉस होगा, लेकिन आपने इसको किसी ना किसी सोल्यूशन पे लाना है ना। एक आइडिया आया था कि हिंदुस्तान खेले सारे मैचेस लाहौर में और उसके बाद ये अमृतसर चले जाएं, इतना अगर इनको डायरेक्ट सिक्योरिटी का चले जाएं, वहां से हेलीकॉप्टर पे आ जाएंगे,
आधे घंटे की राइड है जो कि आपको लेकिन पीछे साहब आप क्या समझते हैं, जैसे पाकिस्तान तो यहाँ तक तो कमिट कर गया ना पाकिस्तान के, ठीक है हाइब्रिड मॉडल पर खेल लेते हैं लेकिन हम भी फिर हाइब्रिड ही खेलेंगे, तो यहाँ तक तो पाकिस्तान ने कर दिया ना कंसीड, तो ये अब भारत के कोर्ट में है बॉल अगर देखा जाए। देखिए जी बिल्कुल आपके साथ ये बॉल इस वक्त कोर्ट में है, इन्होंने डिसाइड करना है। हमारे दरवाजे खुले, आए मोस्ट वेलकम, नहीं आए गुड नाइट एंड गुड बाय, बिकॉज बहुत हो गई है कि हम पता नहीं गिर गिर के कभी इधर खेल रहे हैं कभी उधर खेल रहे हैं, हर तरीके से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमें देखो नंबर 1 मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का ऑनर और उसकी इंटेग्रिटी सबसे नंबर 1 है। पैसा भाड़ में जाए, हमने पाकिस्तान की इज्जत को देखना है, नॉट पैसे को। पैसा मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी इज्जत नहीं कमाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने तो देखिए पहले पीछे सब कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे कोई भी मॉडल, क्योंकि हम मेजबानी कर रहे हैं, अगर आना है भारत को आए, नहीं आना नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान पीछे तो हट गया ना अपने मौक़िफ़ से, हाइब्रिड की तरफ चला गया ना, और हम यही कह रहे थे कि पहले ही मान लेते ये बात। नहीं जी नहीं, ये अभी तो कोई डिसीजन हुआ नहीं है हाइब्रिड की तरफ। आई एम डेड अगेंस्ट, बिकॉज हम एक नाइंसाफी करेंगे पाकिस्तानी फैंस के साथ। तो यार आप दूसरे मुल्क तो वीजा देते नहीं है, ठीक है ना, इंडियंस को वीजे मिल भी जाते हैं, फैसिलिटेशन भी हो जाती है। हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे दुबई खेलने के लिए? 3 लाख 2.5-3 लाख की टिकट है, उसके बाद 2-2.5 लाख आपका रहने का है, 6-7 लाख रुपया जाके एक मैच देखेगा पाकिस्तान। कहाँ से जाएंगे हम, मुझे बता दें आप। फिर उसके बाद आपके जो फैंस हैं, क्या जो ऑस्ट्रेलिया से इधर आए हैं, इंग्लैंड से इधर आए हैं, इंग्लैंड टीम, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज को जो सपोर्ट कर, क्या फिर वो अपने मैचेस दुबई में या कहीं और जाके खेलेंगे, देखेंगे? यार कोई अकल करे खुदा के लिए, इतना एक्सपेंस कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप क्रिकेट को आइसोलेशन में लेके चले जाओगे। इंडिया नहीं खेलता ना खेले, अगर उसे खेलना है, हम होस्ट हैं, पाकिस्तान में खेलो। ये कोई वजह नहीं है कि आपको बाहर जाके खेलना है। और अगर जो आपने कहा है कि पाकिस्तान एग्री कर गया, आई थिंक इट इज अ डिजास्टर्स स्टेप। इट कैन नॉट, शुड नॉट एंड विल नॉट हैपन। दैट इज द वे फॉरवर्ड। मैं तो बड़ा उम्मीद पे हूँ, मैं तो बहुत उम्मीद पे हूँ कि हमारे चेयरमैन इस पर कभी बैक ऑफ नहीं करेंगे, बट लेट्स सी डिसाइड क्या करता है। बिल्कुल जी, हमारी भी यही सोच है कि वी शुड स्टैंड फर्म ऑन द ग्राउंड विद आवर डिसीजन। थैंक यू सो मच पीजे मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपना स्टार लेकिन बड़े पुरजोर तरीके से पीजे मीर साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है अगर आना है, लेकिन ये हम तो मान गए ना, वो तो उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे वो कि पाकिस्तान कैसे मान गया। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। देयर इज मोर न्यूज़ व्यूज राइट हियर ऑन राइज। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको ले चलते हैं वो सारे इंस्पिरेशनल, हम कोशिश करते हैं कि अपने शो में ऐसे इंस्पिरेशनल लोग लेकर आएँ जिसे हमारी यूथ सीखे, हम सीखे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आज भी हम आपको एक ऐसी ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी से मिलवा रहे हैं। फराह गुल चीन की आलमी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल यूथ लीडर मुंतखब हुई हैं और फराह ने चीन में होने वाली 2024 वर्ल्ड इंटरनेट ग्लोबल समिट में शिरकत की है। उन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिव के शोबे में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और आज मुल्क की ये काबिल फ़ख्र बेटी है। IT में उन्होंने किया असल में। जी बिल्कुल। तो फराह हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम फराह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपकी ये सिलेक्शन हुई है 130 ममालिक में से। जब सेलेक्ट होता है एक पाकिस्तानी तो बहुत बाइज़ फ़ख्र है। तो आपको कैसे फीलिंग हुई और आप अपने करियर के बारे में थोड़ा सा, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल ऐसा ही है कि ये इतना बड़ा एजाज़ है और right now I'm just full of gratitude, full of emotions, and I'm thankful to my parents and the people who are around me who always supported me and guided me. दूसरी बात ये कि मैं आरती से ही मेरा जो है वो बैचलर्स है और उसके बाद आफ्टर completed my degree मैंने काम किया डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स में।
जिसमें पाक जीपीटी है और जिसमें डिफरेंट हैकाथॉन्स भी हैं, जिसमें हम जनरेटिव एआई और एलएलएम पे डिफरेंट हैकाथॉन्स कंडक्ट करवाते हैं टू बूस्ट द रीजनल स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिसमें ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल होते हैं। और कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक थोड़ा सा बताइए, यानी उसका नतीजा क्या निकला कॉन्फ्रेंस का, और ये पाक जीपीटी की जो आपने बात की है, कैसे यूजर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, फीचर्स क्या क्या इसके हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस, ये हर साल होती है। इसमें 90 कंट्रीज में से तकरीबन 18 बच्चे 18 मुल्कों में से सिलेक्ट होते हैं, और इसका जो बेसिक थीम होता है वो ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये जो टैलेंट है दुनिया भर से, वो उसको कलेक्ट करते हैं। तो इसमें पाकिस्तान का एक तो सॉफ्ट इमेज क्रिएट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान पहले इनके एजेंडा में नहीं था। अब नेक्स्ट ईयर मेरे थ्रू बच्चे जाएंगे, जिस कॉन्फ्रेंस में कभी भी कोई पाकिस्तान का बच्चा नहीं गया था, अब नेक्स्ट ईयर मेरे थ्रू बच्चे जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर उनके थ्रू बच्चे जाएंगे। तो एक चेन ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, जिसमें पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह इंक्लूड हो गया है। अच्छा फराह, और जी 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 कंटिन्यू करें। और दूसरा, पाक जीपीटी जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है। आपने चैट जीपीटी वगैरह का सबने सुना होगा। ये डिफरेंट इस तरीके से है कि एक तो इसमें इंटरनेट जो ये जो यूज होता है वो तो एक इंटरनेट बिल्कुल भी ना हो फिर भी यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो सिर्फ 4G या 5G पे काम करता है। तो ये बिल्कुल 0G पे काम करता है, मतलब इंटरनेट ना भी हो तो ये काम करेगा। दूसरी बात ये कि तो कैसे यानी काम करेगा, थोड़ा बताएं। यानी ये इंस्टॉल होता है बाकायदा, उसके बाद फिर इसको यूज करते हैं, इंटरनेट ना भी हो, फंक्शन कैसे करता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि एक तो ये नंबर, इसके हमने इसको 3 तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है। एक तो इस पे नंबर होता है, आप एक नंबर पे कॉल करते हो और अपनी लोकल लैंग्वेज इसमें बात करते हो। अब देखो, जब आप कॉल करते हो ना तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी इंटरनेट की, तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में उससे बात करते हो कि मेरे अराउंड क्या है, या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह से वो विदाउट इंटरनेट काम करता है। दूसरा, इसका वर्जन एक व्हाट्सएप पे भी है। आप व्हाट्सएप पे भी नंबर पे जाके इससे कुछ भी पूछ सकते हो, ऑडियो में, रिटन फॉर्म में, और इसकी एक वेबसाइट भी है। तो जैसे कस्टमर सर्विसेज होती हैं उस तरीके से ये काम करता है, लेकिन उसके अंदर फीड होगा ना सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन, या फिर वो रिकॉर्डेड एक चीज चलती है, मैसेज जो भी आप सवाल करते हैं उसका जवाब रिकॉर्डेड चलता है? नहीं, रिकॉर्डेड नहीं होता। उसमें बिल्कुल हर तरह का जो डाटा है वो हमने फीड करवाया है, डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके हर तरीके से जो डाटा है वो उसमें डाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप उनसे कुछ पाक जीपीटी से कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो मोर देन 1,50,000 तक वो आंसर कर सकता है क्वेश्चंस। कुछ में अभी तक है शॉर्टकमिंग, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा फराह, ये बताइएगा, पाकिस्तान ऑब्वियसली एट पार तो नहीं है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, बट एट द सेम टाइम आपने क्या महसूस किया, इतनी सारी कंट्रीज जो आई उसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या उसी लेवल की थी? जब टेक्नोलॉजी की बात आई, आईटी की बात आई, यू नो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल वाली टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अच्छा, मुझे इस बात पे बहुत दुख भी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाके देखा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में। पाकिस्तान में डिजिटल लिटरेसी नहीं है, पाकिस्तान में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस तरीके से काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट पे उस तरीके से काम नहीं हो रहा। जबकि जो बाकी मुल्क है उनकी जो सारी डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी पे है, और हमारा जो मुल्क है उसमें टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। तो बिल्कुल वहाँ पे जाके मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज हुआ कि हम लोग कितना ज़्यादा पीछे हैं, ओवरऑल पाकिस्तान कितना ज़्यादा बाकी मुल्कों से पीछे है, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिसी मेकर्स को और गवर्नमेंट को कि वो आगे वैसे खुशी की बात इसमें सरमत ये भी है कि आपका ताल्लुक दादू से है, आपने खैर इस्लामाबाद में तालीम हासिल की। पसमानदा इलाकों में जाकर लोग कैसे फ़ायदा इससे उठा सकते हैं, या कैसे आपके प्लान्स क्या हैं, क्या काम करना चाहती हैं फ्यूचर में? जी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मेरा ताल्लुक बिल्कुल दादू से है, और मैं इस्लामाबाद में रिलोकेट इसलिए हुई क्योंकि दादू में हायर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो दादू में क्योंकि हायर अपॉर्चुनिटीज नहीं है एजुकेशन की, तो मैंने इसलिए मैं रिलोकेट हुई इस्लामाबाद में फॉर माय फ्यूचर बेटरमेंट। और इसके अलावा आपने क्या पूछा था? हमने कहा था आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? प्लान्स क्या हैं आपके पसमानदा इलाकों में, खासतौर पे फोकस अगर आपने करना है? अच्छा, फ्यूचर के प्लान्स यही है कि इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंच के, इट्स नॉट जस्ट पर्सनल अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है टू गिव बैक टू माय कम्युनिटी। तो फ्यूचर प्लान्स यही है कि अपने कम्युनिटी के लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूं, और वहाँ पे, लेकिन देखिए ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। इसमें ज़रूरी है कि क्योंकि मैं रूरल एरिया सिंध से बिलोंग करती हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंध की जो गवर्नमेंट है
वो मेरे साथ कोलाबोरेट करे, पॉलिसी मेकर्स कोलाबोरेट करें, Right. डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स कोलाबोरेट करें, ताकि हम रियल चेंज ला सकें। हम आप इस शो के जरिए आपकी बात को आईटी मिनिस्टर तक ले जाना बिल्कुल। चाहेंगे और पहुंच गई होगी और यकीनी तौर पर बात। इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। फराह गुल, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश कर, आप इसी तरह दूसरे ममालिक में जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की, ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जो दिलों यहाँ के से तो दूर करीब है। है लेकिन यहाँ से दूर है लेकिन हमारे दिलों के करीब है। ये क्या बात हुई? Journey of overseas जर्नी Pakistani. ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज। हम दोबारा कोशिश करते हाँ हैं। जी। ओवरसीज पाकिस्तानी जो दिलों के करीब है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते ही है, कुछ चेंज है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। डॉक्टर असमारा हमारे साथ आज मौजूद हैं, टोरंटो कनाडा से उन्होंने ज्वाइन किया है। जीपी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर असमारा। अस्सलाम वालेकुम। आप तो वन क्या स्टॉप क्या शॉप कुछ- हैं कि आप आए, हेल्थ वाइज, मेंटालिटी वाइज सब कुछ ठीक कर देंगी आप। सो हाउ अमेजिंग इज दैट। ये बताइए कि एज अ जनरल फिजिशियन तो बहुत सारे आई एम श्योर आपके पास मरीज आते होंगे, बट एज अ लाइफ कोच आप कितने पाकिस्तानियों को बेहतर डायरेक्शन, जिंदगी बदल दी है कितने पाकिस्तानियों की आपने? मेंटालिटी के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए गाइड करती हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कनाडा के अंदर मैं अभी इस वक्त पे एज अ जीपी काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि Right. मुझे उसके लिए अपना लाइसेंस लेना है, तो वो इन द प्रोसेस है, उस पे मैं काम कर रही पढ़ाइयाँ हूँ। जारी हैं। जी। अच्छा। और इन द मीन वाइल ये है कि मैंने फिर अपनी सर्टिफिकेशन की एज अ लाइफ कोच। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही हमारे लिए एक सैड बात है कि बहुत कम पाकिस्तानीज हैं जो कोचिंग के लिए आते हैं, राइट। बहुत कम लोग हैं। मगर एक बहुत बड़ा जो यहाँ का कैनेडियंस Diaspora हैं है, या right. नॉर्थ अमेरिकन्स हैं, उनके पास इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत है और वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें जी। और वो रहना सीखें कि प्रेजेंट में कैसे रहें। फरा, ज़रा हमें ये बताएं, हमारे नाजरीन के लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि सॉरी असमारा, ये बताइए कि लाइफ कोच क्या करता है और आपकी एक इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी कैसे ला सकता है? लाइफ कोच जो है वो आपकी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, हमारे बहुत सारी पैटर्न्स कंडीशनिंग होते हैं जी। पैटर्न्स हैं जिनको हम खुद से देखना चाहें तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे जो मुझे कंडीशनिंग मिली वो मुझे सही लगती थी, बट जैसे जैसे मैं ग्रो होती गई, मैच्योर होती गई, मुझे लगा कि ये चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही, तो फिर उसकी जगह क्या है, क्या सही है। तो होता ये है कि आपका लाइफ कोच आपके उन पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है और फिर आपकी एक हैबिट्स को वो ब्रिजिंग करके दूसरी हैबिट से हम चेंज कर देते हैं। राइट। अभी अगर मैं और जोहेब इस शो के शुरू में भी यही बात कर रहे थे कि ट्रिगर्स और ग्लिमर्स जो हैं वो रिकग्नाइज करने की बहुत ज़रूरत है। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज ये बताएं असमारा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज कितना स्ट्रगल करते हैं जब वहाँ पर शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान से, और उस वक्त उनको कितनी ज़रूरत होती है? उसके बाद तो ज़रा Guidance स्टेबल हो की, जाते हैं तो बिल्कुल। मुआशी तौर पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है उनको और बड़े बासानी वो ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। शुरू में अर्ली ऑन कितनी ज़रूरत होती है? मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत टफ पीरियड होता है। एक तो आप हम एक्चुअली रिकग्नाइज नहीं करते, एक ग्रीविंग होती है। ग्रीविंग हम समझते हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ डेथ, ये ग्रीविंग डेथ की नहीं होती, ग्रीविंग हर उस चीज़ की होती है जो हम छोड़ रहे हैं। तो आप जो अपना घर पीछे छोड़ते हैं, अपनी चीज़ें पीछे छोड़ के यहाँ आते हैं, दैट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रीविंग। और जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ये बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो विंटर ब्लूज बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे डिप्रेशन बहुत कॉमन है, एंजाइटी बहुत कॉमन है। मैं जब खुद यहाँ आई थी मुझे यही चीज़ें मैं फेस कर रही थी और उसके लिए मैंने हेल्प सीक आउट किया था। और उसमें मुझे पता चला कि नहीं, अगर आप इस प्रोफेशन में जाते हैं तो हम हेल्प कर सकते हैं। तो जब अब मैं जब न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं मैं उनके साथ काम करती हूँ, स्पेशली जो हमारी वुमेन है,
क्योंकि वो घरों के अंदर होती हैं, वो बाहर नहीं निकलती, बच्चों को वो सिर्फ स्कूल ड्रॉप कर रही होती हैं या ला रही होती हैं या कुछ वो भी नहीं कर रही होती हैं, तो वो बहुत डिप्रेसिव होती हैं, बहुत डिप्रेशन में होती हैं। मैंने देखे हैं लोग जो बेचारे आते हैं और वो 6 महीने में कहते हैं कि बस हम वापस जा रहे हैं। राइट। हालांकि यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, उनको ये बात रियलाइज़ कराना और उनके उस पैटर्न से निकालना कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंटली करो या डिफरेंटली सोचो, क्योंकि हर चीज़ थॉट से कनेक्टेड है। Right. तो अगर आप एक उस थॉट को थोड़ा सा चेंज करके देखो या उस थॉट की जगह पे आप थोड़ी सी ट्वीक कर लो, या जिसे मैं थोड़ा easy लफ्ज़ों में कहूँ पॉजिटिविटी के ऑप्टिमिस्टिक रह के देखें। अच्छा अस्मारा, ये बताइए कि ये तो हमारी बात हो गई कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इन टोरंटो आपके साथ कितनी जुड़ी हुई है, आप कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान में जो है उससे कितना जुड़ी हुई है, वहाँ के क्लाइंटेल्स हैं आपके, और वो हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस है क्या लाइफ कोच के होने की? पाकिस्तान में इस वक्त इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और पाकिस्तान की क्लाइंटल मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि होता ये है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं करेंसी को तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाता है। Right. लेकिन मैंने प्रो बोनो पाकिस्तान में बहुत काम किया है। हम भी प्रो बोनो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं आपके अच्छा, और अस्मारा इसके लिए जरूरी है ना, लाइफ कोच होने के लिए जरूरी है कि आप वहाँ के हालात वाकयात और वहाँ के जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में जैसे रचे बसे होते हैं ना, तभी आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली। और ये साइकेट्रिस्ट से और साइकोलॉजिस्ट से हटके एक यानी फील्ड है, थेरेपिस्ट की फील्ड। ये डिफरेंट है। थेरेपिस्ट जो हैं वो एक लाइसेंस प्रोफेशन है, उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए, आप लाइसेंस के बगैर थेरेपी नहीं कर सकते। कोचिंग अनलाइसेंस प्रोफेशन है। कोचिंग के जो टेक्निक्स हैं और जो तरीके हैं वो थेरेपिस्ट जो होते हैं, जो हमारे लाइसेंस थेरेपिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट तो ज़ाहिर डॉक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनके हम उन दोनों को मैच नहीं कर सकते। थेरेपिस्ट तो आपका पूरे आपकी जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं उन सब के साथ वो काम करता है, वो थेरेपीज करता है जो हमारे पास, मैं आम सी थेरेपीज का नाम ले देती हूँ जो सबके समझ में आते हैं, जैसे CBT है। CBT अब काफ़ी लोगों को समझ आती है। लेकिन जब आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग में हम थेरेपीज यूज नहीं करते हैं। यानी लाइफ कोच से हम ये समझे फिर कि अगर कराची में कोई लाइफ कोच है तो फिर वो कराची के ही मामलात से मुताल्लिक लोगों को रास्ते बताएगा। ये नहीं हो सकता कि वो कराची का लाइफ कोच इस्लामाबाद में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे रास्ते निकालने, नहीं बता सकता। नहीं, वो बिल्कुल बता सकता है। लाइफ कोच एक्चुअली आपको क्या बता रहा है कि आपका एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, आप उसको कैसे चेंज करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, तो उसको मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, बट उसको जो मैंने फर्स्ट मिसाल दी थी वो दी थी कि आपके पास एक दरवाज़ा है और उसके अंदर एक छोटा सा पीप होल है और आप उससे देख रहे हैं बाहर, और बाहर पूरा समंदर है, ओशन है, लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि आप उस पीप होल से देख रहे हैं तो वो आपको सिर्फ इतना ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब आप उस डोर को ओपन कर देंगे, then you can see a big ocean out there. So you are giving a new perspective of life to people. ये बताइए, can anybody be a life coach? क्योंकि इसमें कोई या आपको एक सर्टेन डिग्री ऑफ एजुकेशन ज़रूरत होती है लाइफ कोच बनने के लिए? आई थिंक कुछ थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है लाइफ कोचिंग के लिए। देयर आर सर्टिफिकेशंस, अब काफ़ी सारे, अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो सर्टिफिकेशंस स्टार्ट हो गई हैं। और मैंने अपनी सर्टिफिकेशन US से की थी, तो वो 6 मंथ्स की सर्टिफिकेशन थी। फिर उसके बाद कुछ ट्रेनिंग का पीरियड था जिसमें आप काम करते हैं, वो प्रो बोनो होता है। अच्छा अस्मारा, ये बताएं, कमिंग बैक टू योर बीइंग अ GP, जनरल फिजिशियन, यहाँ पे तो पाकिस्तान में होता है कि ज़ुहैब आपकी कमर में दर्द है, मैं आपको दवाई बताती हूँ, तो ये आप दवाई खा लें, कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये होता है कि डॉक्टर के साथ थोड़ा काम किया और उसके बाद खुद अपनी उसके बाद अपनी क्लिनिक खोल ली और आप खुद डॉक्टर बन गए। टोरंटो में हाउ सीरियस इज इट कि आप एक जनरल फिजिशियन हो के, बिकॉज वहाँ तो ओवर द काउंटर्स नहीं मिलती, यहाँ पे तो एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर्स, जो काउंटर के पीछे खड़ा है वो एक अपना डॉक्टर है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अस टू रियलाइज कि जनरल फिजिशियन के पास जाना कितना ज़रूरी है? यहाँ पे फैमिली फिजिशियन ही फर्स्ट स्टेप है आपकी मेडिकल हेल्थ या आपकी मेडिकल किसी भी चीज़ में जाने के लिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है, आपको अगर पेट में दर्द है आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट लीजिए और चले जाइए। तो यहाँ पे आपने पहले फैमिली फिजिशियन के पास आना है, वो आपको देखेगा, वो आपको ट्रीट करेगा,
और अगर वो कॉज अनट्रीटेबल है या आप सही नहीं हो रहे, फिर हम रेफर रेफरल करें। भेजते फिर वो रेफर करेगा। हैं। उसकी एक वजह ये है कि आप देखिए यहाँ का हेल्थ केयर जो है वो फ्री है, राइट। तो अगर सारे ही इस तरह से चले जाएंगे तो फिर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ स्मारा, बहुत तो शुक्रिया। उन्होंने इस तरह से जी, मैनेज जी, किया हुआ है। तो जी। आपका जो फैमिली फिजिशियन है वो ही सब वो कुछ ही है सब यहाँ कुछ पे। करेगा और उसके बाद आपका रेफर करेगा जो भी आपको first step। डिजीज है रेलेवेंट। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अस्मारा, आपने लेकिन हमें वक्त दिया। antibiotics नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती है, Antibiotics तो नहीं मिल नामुमकिन सकते। है, बहुत से एंटीबायोटिक्स अस्मारा, डॉक्टर अस्मारा ने हमें वहाँ ज्वाइन पे किया। सिस्टम है ज़ाहिर है। आप यूरोप में या फिर कनाडा की हम बात करें, हेल्थ कार्ड्स होते हैं, बाकायदा अपॉइंटमेंट आपकी फिक्स होती हैं, आपको महीनों बुलाया पहले। जाता है, आपके थोरो चेकअप्स होते हैं, तो एक ऑल्टोगेदर बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। बिल्कुल अलग system और है। यहाँ तो आपने कहा ना ओवर द काउंटर। हाँ, दंगे डॉक्टर जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, भाई वैसे हेल्थ पे काम होना चाहिए। हेल्थ अब पे- पाकिस्तान में कब, यानी 2024 आ चुका है, हाँ। तो हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त, जो हमने बात की कि अताई डॉक्टर्स की भी हमने बात की, डेंटिस्ट बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, फिर शॉप्स दोबारा खुल जाती हैं, तो ये तो सिस्टम चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आई रिमेंबर मैं एक डेंटिस्ट के पास गई और वो एक नॉर्मल से डेंटिस्ट थे। उन्होंने मेरा दांत निकाला और मुझे दिखाया है कि पूरा दांत निकाला है, बट एक्चुअली वो आधा फंसा हुआ था। ओहो, तो ये उसके बहुत बाद जो ज़रूरी तकलीफ हुई है दैट यू गो टू द राइट पीपल और सब तहकीकात करके जाए। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। दिलों के तो हालों का मौसम सर्दी सी लग रही है मुझे, सर्दी हमने सी लग बात रही कर ली है और जुहेब जो है वो थोड़ी सी कपकपाही जो है उनमें नजर आ रही है। अब तो ये सर्दी की वजह से है या कोई डर है किसी का? हाँ, किसी सही का बात। भी डर हो सकता है। दोनों हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी। आई एम अ वेरी बट अब चलते हैं जी जरा वेदर अपडेट हाँ जी, पे। बिल्कुल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश हुई है जनाब, स्मॉग में कमी आ गई है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कराची में भी मौसम ने अंगड़ाई ली है, अंगड़ाई सी ली है। हाँ। मतलब अबर आलूद है, खुदकी में इजाफा हो गया है, मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, इंजॉय भी कर रहे हैं वहाँ लोग, दुक्की में ज़्यादाबारी भी हुई है। और अच्छा 42 साल रिकॉर्ड भी टूट गया भाई वहाँ। अच्छा। और ज़रा नुकसानात भी हुए हैं, फसलें भी तबाह हुई हैं, कच्चे मकानात को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। शिमाली बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बारिश और जालाबारी के बाद सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई। मौसम तो अब कहाँ का बताना है, हमने पूछ लेते हैं ना। बिल्कुल जी, हमारे पास सरदार सरफराज चीफ मेट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनको कहते हैं हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कहाँ कहाँ बारिश होने का इम्कान है और क्या बलूचिस्तान में भी बर्फबारी हो सकती है? सुनने में आ रहा है, आप बताइए। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो 2-3 दिन पहले शुरू हुआ था बारिश का सिलसिला, कहीं हल्की कहीं दरमियानी बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में हुई थी। खासकर एक आध जगह खुजदार डिस्ट्रिक्ट में तेज स्पेल हुआ था, वहाँ पे तो कुछ तकरीबन 55-60 मिलीमीटर बारिश 2 दिन में हुई। और बाकी जगहों पर तो लाइट रेन ही हुई और हल्की फुल्की बर्फबारी हुई ऊपर कालाम में, और इसी तरह से जो दूसरे बुलंद बाला पहाड़ हैं कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान और बाबूसर टॉप हो गया उन इलाकों में, और इसी तरह से केपी के बेशतर इलाकों में भी, खासकर जो वादी सवात है और दूसरे जो मलिका इलाके हैं वहाँ पर वजारा डिवीजन की तरफ कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, कहीं दरमियानी बारिश हुई। तो ये स्पेल बस उसमें कुछ आखिरी उस पर है, समझ लें आज कुछ एरियाज में हल्की फुल्की दोबारा हो सकती है केपी के चंद एक इलाकों में और शुमाली पंजाब में जी। और फिर ख़त्म हो जाएगी ये वेव। तो फिर उसके बाद 10 दिसंबर को अगली इम्कान है, 9 या 10 दिसंबर को वही अगेन केपी के चंद एक इलाकों में, और फिर जो आपका खिताई कोटवार है, इस्लामाबाद और मरी और दूसरा गिरदोनवा का इलाका, और इस तरह से केपी। तो उससे पहले कोई ख़ास बारिश नहीं है कहीं पर भी। अलबत्ता ये कि एक दफ़ा वेव निकलती है ना बारिश बरसाने वाली और जो हल्की फुल्की बर्फबारी हुई, उसके बाद फिर कोल्ड एयर आती है, जो कि अब आप जिक्र कर रहे थे कि आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। सरदार साहब, कराची का क्या अहवाल है? कराची में खुनकी तो हो गई है, सर्दी कब आ रही है और कराची में बारिश का इम्कान है?
नहीं, अनफॉर्चुनेटली बारिश का कोई इम्कान नहीं है कराची में। वो अगले, मुझे तो नहीं लगता कि दिसंबर में कोई ऐसी हो। देखें दिसंबर के आखिर में कुछ हुआ करती है अमूमन, जो अन एवरेज अब जी कहते हैं जैसे ना नॉर्मली, तो उसमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन सर्दी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। बढ़ जैसे रही आज है कुछ जी। निस्बतन सर्द हवाएं चलने लगी हैं। अब कराची का टेम्परेचर रात का 17-18 की रेंज में आ गया है, और आगे मजीद गिरेगा ये, और 14 से 16 की रेंज तक आ सकता है अगले हफ्ते तक, यानी अगले हफ्ते तक आ gradually सकता है, आगे बिल्कुल। चलते- जी अच्छा जी। सरदार साहब, ये बताइए कि अगर सर्दी देर से आएगी तो क्या देर तक रुकेगी या वो मेहमान की तरह जल्दी जल्दी भाग जाएगी? 15-20 दिन में। देखिए कुछ अभी उसके ड्यूरेशन का कह नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल ये है कि जनरली दिसंबर से लेके आपको पता है कि जनवरी सबसे सर्द तरीन महीना होता है, और फिर दिसंबर और जनवरी दोनों कह सकते हैं, लेकिन जनवरी ज़्यादा ठंडा होता है। तो जाहिर है अभी तो जो सर्दी की जो पीक है वो बाकी है, यानी 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद जो सिलसिला शुरू होता है, तो वो कुछ 1.5 महीना जो वो ज़्यादा सर्दी होती है। तो यूजुअली 15 फरवरी तक चलता है सीज़न सर्दी का हमारे यहाँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैदानी इलाकों में तो कम होती जाती है। तो अभी तक की जिस एनालिसिस है उसके मुताबिक तो यही है कि अपने मामूल पे ही रहेगी। और पंजाब में ड्यूरेशन लाहौर वगैरह का क्या अहवाल रहेगा, ये भी बताइए। वहाँ सर्दी कितनी देर तक, और स्मॉग की सूरत हाल भी हमने कहा कुछ कमी आई है उसमें। जी जी, देखिए उसमें विंड का खासा वो होता है ना, एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है कि हवाएं जब शुमाल मगरिब से, यानी अब कुछ अगले चंद दिन तक शुमाल मगरिब से हवा चलेगी लाहौर गिरदोनवा पूरे में, तो इसका मतलब है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं ना, जो आपके उसमें गाड़ियों की इमिशन और इंडस्ट्रीज की इमिशन और एग्रीकल्चर बर्निंग सब मिलाकर, तो वो एक तरह से उधर शिफ्ट होंगे, इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं पोल्यूशन, जब हवा का रुख शुमाल मगरिब से चले तो उसमें रहेगी तो सही, स्मॉग की कैफियत रहेगी। और रात गए आपको पता है कि वही मॉइस्चर कंडेंस होकर जब टेम्परेचर कम होता है तो वो फॉग की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन उतनी बहुत शिद्दत की जैसे पिछले दिनों चल रही थी नवंबर के आखिरी दिनों में, उस तरह उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी अब। सही। तो हम यानी कि सर्दियों के कपड़े निकाल लें थोड़े थोड़े सरदार जी, साहब। जी। हाँ, अब आपकी परमिशन है, इजाजत है। इजाजत है। जबरदस्त। जी। सरदार सरफराज साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वेदर से अपडेट। बिल्कुल, देखिए सर्दी आ गई, और वो यही कह रहे हैं कि देखिए दिसंबर आप जनवरी। जैसे ये बैठे हुए हैं तो लग रहा है कि सर्दी हमारे स्टूडियो में भी आ मैंने गई। कहा ना, फिर याद कर लेना आपने, सर्दी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, तो ये जरा मौसम का अहवाल तो हमने आपको बता दिया कि मुख्तलिफ जगहों पर बर्फबारी हो रही है, और कहीं बारिश भी हो रही है, लेकिन कराची में बारिश का इम्कान तो नहीं है। अच्छा, अब सियासी मौसम जो है वो मुख्तलिफ जो सूबे हैं इनका अपना अलग अलग सियासी मौसम होता है। KPK का जो सियासी मौसम है उसमें गर्मा गर्मी रहती है, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गवर्नर है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वैसे तो वफाक के ज़ाहिर है वो नुमाइंदे हैं, लेकिन ये कि आपस में एक मामला चलता रहता है, बयान की हद तक बहुत ज़्यादा कभी सख्ती भी आ जाती है, तलखी भी आ जाती है, लेकिन फिर सिक्योरिटी के मामलात में मिल बैठते हैं। और गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि वो फिर एक दावत भी दी गई, एक दूसरे से मिलकर बैठे और बातचीत भी हुई, लेकिन इसके साथ साथ सर्दी गर्मी चलती ही रहती है वहाँ पर। तो KPK में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ और उसके बाद वापस गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा KPK के वज़ीर आला अब क्या सोच रहे हैं, और वफाक KPK के बारे में क्या सोच रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए हमने राब्ता किया फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर KPK हैं, उनसे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें वक्त दिया। पहला सवाल तो यही, जिसकी बड़ी ये खबरें गर्म हैं, और गुज़श्ता दिनों वफाकी काबीना में भी KPK में गवर्नर राज लगाने पर गौर किया गया, इस पर भी बात हो रही है। तो क्या वाकई KPK में गवर्नर राज लगने जा रहा है, इसके कोई इम्कानात हैं, और इस सिलसिले में आपसे किसी ने राब्ता किया है, और अगर लगता है मुमकिन तौर पर, तो क्या आप संभाल सकते हैं इस सूरत हाल को, जबकि एक बड़ी मेजॉरिटी है KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी हुकूमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता कि गवर्नर राज लग रहा है या नहीं लग रहा, मुझसे अभी तक इस पर कोई डिबेट नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, और न ही मेरे पार्टी के चेयरमैन साहब के साथ इस वक्त कोई बात हुई, क्योंकि मेरी मुलाकात पार्टी के चेयरमैन साहब के साथ हुई है और इस पर कोई सच डिस्कशन नहीं हुई है। जब लगे तो बात होगी, और संभालना तो क्यों नहीं संभाल सकते, ये कोई बात है कि नहीं संभाल सकते, लेकिन बात है कि इस पर पहले डिबेट है कि गवर्नर राज फिजिबल भी है नहीं है, या हमारे साथ मशावर जो भी
मेरी पार्टी डिसाइड करेगी, मैं उस पर अमल दरामद करूँगा। फैसल साहब ये बताइएगा कि कुरम एजेंसी में अब तक हालात ख़राब हैं, इसमें सबसे बड़ी नाकामी आप किसकी समझते हैं और अब तक ये मसला संभल क्यों नहीं रहा? इसमें सबसे बड़ी नाकामी सूबाई हुकूमत की है, क्योंकि अक्टूबर से ये इशू चल रहा था और सूबाई हुकूमत जो है इससे गाफिल थी। जब मैंने अनाउंस किया कि मैं कोहाट जा रहा हूँ कुरम के जो है वो जिरगे से मिलने के लिए, तो उससे पहले वज़ीर आला साहब भागम भागम कोहाट पहुँच गए कि मैं आ गया हूँ। उनको उस वक्त का भी याद है जब जो है कुरम में लोग शहीद हो रहे थे और ये इस्लामाबाद में आकर आग लगा रहा था। अपनी सूबे की आग बुझा नहीं सकते हैं और जाकर जो है बातें करते हैं कि जी हम इस्लामाबाद में जाकर आग लगाएंगे और पत्नी असला लेकर जाएंगे और बारूद। आप इतने तगड़े हैं चीज़ें, तो फिर कुरम में अमन लेके आएँ। अपने ज़िले डेर इस्माइल ख़ान और टांक और जो हमारे बाकी जनूबी अज़ले हैं उनमें अमन लेके आएँ तो बात होगी। आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने सूबे का अमन आपने अपने सूबे को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है और ख़ुद जो है आप जाके कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद से अपने बानी चेयरमैन को लेके आऊँगा। और आपने पहले कमिटमेंट भी की थी कि मैं उस वक्त तक पेशावर नहीं आऊँगा, अपने घर नहीं आऊँगा जब तक मैं बानी चेयरमैन को नहीं लाया। तो बानी चेयरमैन तो आप नहीं ला सके, बुशरा बीबी को ले आए। अब ये आपके लिए बानी चेयरमैन है तो और बात है, लेकिन आपका बानी चेयरमैन तो इस वक्त भी जेल में है। तो आपने तो अपनी वो किया था, हल्फ लिया था कि मैं नहीं आऊँगा, और साथ बुशरा बीबी ने हल्फ लिया था लोगों से कि हम जब तक बानी चेयरमैन को लेके नहीं आएंगे हम वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। और उन्होंने हल्फ लिया था उन पश्तूनों से कि आप गैरतमंद पश्तून हैं, आप मेरे साथ डटे रहेंगे। लेकिन वो क्या पता था पश्तूनों गैरतमंद पश्तूनों को कि ये तो रात को लाइट बुझाकर जो है हस्बे जो आदत जो है दोबारा CM साहब के साथ भाग जाएंगी और हमें यहाँ पर निहत्ते छोड़ जाएंगी। तो ये तो इनका हाल है जो कर रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और ये KPK के वज़ीर आला की जो बयानात है इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। कुरम की मजीद बात करते हैं। बतौर गवर्नर आपने कुरम एजेंसी के मसले के लिए कौन से इक़दाम किए हैं ताकि ये मसला हल हो सके? देखिए, कुरम के 2-3 इशूज़ हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट को हल करने होंगे, जिसमें डीवेपनाइजेशन है और डीबंकरिंग है। क्योंकि वहाँ पर जो और उसके साथ साथ जो है जो इंटरनेट पे जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ शी और सुन्नी जो है मवाद पोस्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी वफाकी हुकूमत ने इक़दाम उठाने। मैंने वफाकी हुकूमत से भी कहा है। काबीना की मीटिंग जो हुई है उसमें अमीर मकाम साहब ने भी ये बात करनी थी और की है, क्योंकि अमीर मकाम साहब भी हमारे साथ थे। वो PMLN के सूबाई सदर भी हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं, वो हमारे साथ जिरगे में थे। उन्होंने ये बात की होगी और ये चीज़ें जो है वो वफाकी हुकूमत करनी है। लेकिन साथ साथ सूबाई हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस इलाके में अमन कायम करे, सूबे में अमन कायम करें जिसमें वो मौजूद है। बिल्कुल। फैसल साहब ये भी बताइएगा कि कई दिनों से ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि वफाकी काबीना PTI पर पाबंदी लगाने का सोच रही है। क्या आपको लगता है कि ये मसले का हल है? प्रॉपर्टी पर पाबंदी लग जाएगी तो जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो उन पर भी पाबंदी होगी। अगर उन पर पाबंदी होगी तो और बात है। माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगी हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ नामों से वो जमातें फिर भी मैदान में आ चुकी हैं। अगर आप समझते हैं कि कुछ शख्सियात उस पार्टी में जो है वो गलत हैं तो उन पर पाबंदी लगानी चाहिए, वरना तो आप देखें माजी की पार्टियों में बहुत सी पार्टियों पर पाबंदी लगी है और किसी और नाम से भी आ गए हैं। तो अगर पाबंदी लगना हल है तो फिर पाबंदी लगा लें, अगर पाबंदी लगना हल नहीं है। जी अच्छा, अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि वो दोबारा इस्लामाबाद एहतजाज करने आएंगे और उन्होंने बड़े सख्त बयानात भी दिए। उन्होंने कहा कि इस बार गोली का जवाब वो गोली से देंगे। आपको ये लगता है कि एक बार फिर इस्लामाबाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी जानिब रुख करेगी और उनके इस बयान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना मजीद नुकसान हो सकता है? देखिए, वो ऑलरेडी इस बात पे हमेशा यही बात करते हैं क्योंकि उनके पास और डेवलपमेंट करने का सूबे का कोई उसके पास है ही नहीं। उनके पास ये विजन ही नहीं कि सूबे को कैसे डेवलप करेंगे, सूबे में अमन कैसे लेके आएंगे, सूबे में लोगों को रोज़गार कैसे देंगे, नौजवानों के मुतल्लिक़ क्या सोचेंगे। सारी चीज़ों पे जो है उनका कोई भी जो है उसके ऊपर कोई विजन नहीं है। लिहाजा उनका यही काम है कि हर 10-15 बाद TMA से, DC से, ठेकेदारों से भत्ता लेकर जो है हमारे टैक्स पेयर के पैसे और जो हमें पैसे हमारे सूबे के वसाइल के पैसे हैं वो इस्तेमाल करके हमेशा मरकज़ पे जो है हमलावर होते हैं और कहते हैं कि मैं जो है मरकज़ पे। और इस दफ़ा जो उन्होंने बात की, मैं नहीं समझता एक चीफ का स्टेटमेंट है। उन्होंने सूबाई वज़ीर आला होने पे एक हल्फ भी लिया था और हल्फ क्या लिया था कि जो है बहुत सी चीज़ों की जो है जिस पे ज़िक्र है आप उनको दोबारा हल्फ पढ़ कर सुना दें। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी पुलिस, अपना असला, अपना बारूद जो है उठाकर वफाकी इदारों पे, चाहे वो हमारे रेंजर्स हैं, फ़ौज है या पुलिस पर आप जो है वो हमलावर होंगे। बिल्कुल।
फैसल साहब ये भी बताइए, हुकूमत कह रही है कि बुशरा बीबी और मुराद सईद पीएम हाउस में सीएम हाउस केपी में छुपे हुए हैं और उनको अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वहाँ पे उनको छापा मारना पड़ा तो गिरफ्तारी के लिए। क्या आपको लगता है कि आइंदा दिनों में हुकूमत ऐसा कोई इकदाम उठा सकती है या नहीं? बुशरा बीवी तो मौजूद है, मुझे मुराद सईद का नहीं पता, लेकिन बुशरा बीवी मौजूद है। जब वो इस्लामाबाद डी चौक पे आई थी तो उस वक्त तो अरेस्ट नहीं किया वफाकी हुकूमत ने। आपको कह रहे हैं पेशावर जाकर अरेस्ट करेंगे, तो आप मुझे नहीं पता वफाकी हुकूमत क्या इस पर करना चाहती है। जब वो यहाँ पर मौजूद थी उस वक्त तो मेरे ख्याल में सेफ पैसेज दे दिया गया था, और अब कह रहे हैं कि नहीं हम पेशावर जाकर अरेस्ट करेंगे। बिल्कुल, अगर उनके ऊपर केसेस है तो वफाकी हुकूमत अरेस्ट करें। खबरें भी आ रही हैं, कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की सियासत से मुताल्लिक उन्हें जेल में कोई ऐसी दवाई दी जा रही है जिससे उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो सकता है। इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि पीटीआई के अपने लीडर्स भी कुछ किस्म की बातें कर रहे हैं। इसमें कोई सदाकत नहीं है, शायद उनको कोई दवाई नहीं मिल रही, उसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो। जी, गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ थे और तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। गवर्नर राज से मुतालिक भी उन्होंने बात की और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रही है उस पर भी वो तनकीद कर रहे थे। बिल्कुल, एक थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट उनको उनकी तरफ से नज़र आई कि केपी में जो हालात हैं उस पर इस वक्त केपी गवर्नमेंट को बहुत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और उनका डायरेक्शन और विजन जो है वो कहीं और है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा खास दिन है आज। क्रिकेट की जितनी एक्टिविटीज है, आज तो T20 का दूसरा हमारा मैच भी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा दिन इसलिए है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स आज ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टकराएंगी। मैच मुल्तान स्टेडियम में होगा, सुबह 11 बजे मैच शुरू होगा। बस शो हमारा खत्म होगा और 11 बजे मैच शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान आने से इनकार पर एक और खबर यह है कि भारत से जो विमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी भी छीन ली गई है। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मुल्तान में इजलास हुआ है और उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को वीजे नहीं देता जब पाकिस्तान को, तो इस वजह से हमने ये फैसला किया। तो हमारे साथ गेस्ट कौन है? जनाब सैयद सुल्तान शाह साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने हमें वक्त दिया। साहब ये कहिएगा कि आज पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम तो बेहतरीन माइलस्टोन्स यानी एक के बाद एक अचीवमेंट उनकी रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। आज के जरा फाइनल पर थोड़ी सी बात करें, कितने चांसेस किसके हैं? वैसे तो हम दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, चाहेंगे ये कि पाकिस्तान का ट्रॉफी लिफ्ट करे। देखिए जी, एक तो ये है कि फाइनल मैच जो है वो शुरू हो चुका है। 10 बजे इसका टाइम था, 10 बजे मैच शुरू हो गया। अच्छा। और बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और इस वक्त बांग्लादेशी ओपनर्स जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं और 6 ओवर्स में 43 रन इस वक्त हो चुके हैं। तो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया में अपना एक नाम रखती है और T20 में हम रैंकिंग में पहले नंबर पे हैं। और जो T20 वर्ल्ड कप है ये हमने अभी तक इसके 2 फाइनल तो खेले हैं लेकिन हम जीत नहीं पाए। और 2022 में जैसे आपको पता है कि हमने बड़ी तैयारी की थी और एन मौके पे हमें वीज़े नहीं इशू किए गए जिसकी वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे। तो ये पाकिस्तान में चौथा T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट रहा और पाकिस्तान टीम ने बड़ी भरपूर तैयारी की। 20-22 दिन का इनका ट्रेनिंग कैंप था और इन्होंने अपने लीग में सारे मैचेस जो हैं वो जीते हैं और अनबीटन रहे हैं। इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप जीतें और बहुत अच्छा मैच इस वक्त चल रहा है। ये सूरत है। सुल्तान साहब, आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हम फाइनल्स में पहुंच गए हैं और हम इसी स्पोर्ट्स के ज़रिए इंक्लूसिविटी का मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, भारत की तरफ से तो इनकार हो गया है, विमेंस टीम भी जो आ रही थी क्रिकेट खेलने वो भी अब नहीं आ रही, कितना नुकसान है इससे इंडिया को भी और पाकिस्तान का भी बता। और भारत से जो विमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनी गई है, इससे मुताल्लिक बताइए। देखिए, वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था और उसमें ये मुल्तान में ही हुआ है। इसमें 7 मुल्क आए और 3 मुल्कों ने ऑनलाइन इसको ज्वाइन किया। तो मेजबानी बुनियादी तौर पे उनसे नहीं छीनी गई। ये उनको कहा गया है कि वो वर्ल्ड कप होस्ट करें लेकिन किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करें जहाँ पे पाकिस्तान की विमेन टीम भी जा सके, क्योंकि ये विमेन ब्लाइंड क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप है और विमेन ब्लाइंड क्रिकेट पे हमने दुनिया में बहुत काम किया है, बड़ी मेहनत की है और गर्ल्स जितनी भी हैं बड़ी एक्साइटेड हैं कि वो इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। तो हम किसी किस्म की जहनी कोफ से बचने के लिए
ये हमने तय किया है कि ये जो वर्ल्ड कप होगा ये किसी न्यूट्रल वेन्यू पे किया जाए, क्योंकि भारत हमेशा एन मौके पे कभी वीजे नहीं देगा। जैसे अभी हमारी मेंस टीम इंडिया ने बड़ी भरपूर तैयारी की थी, बड़ी एक्साइटेड थे वो पाकिस्तान आने के लिए, और एन मौके पे उनको जो है वो उनकी वजारत खारजा ने मना कर दिया। तो ये जो चीजें सियासत इन्वॉल्व हो जाती है खेलों के अंदर, इससे प्लेयर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और जहनी तौर पे वो बहुत ज्यादा डीमोरलाइज होते हैं, और खास तौर पे ब्लाइंड प्लेयर्स जो हैं इनको वैसे भी बहुत कम मौके मिलते हैं इंटरनेशनली खेलने के। और आज वर्ल्ड डिसेबल डे जैसा आपने कहा, तो बिल्कुल इस इवेंट को प्लान करते वक्त इस बात का हमने ख्याल रखा था कि इसका जो फाइनल है वो वर्ल्ड डिसेबल डे पे हो, ताकि पूरी दुनिया में एक टूवर्ड्स डिसेबिलिटी और इनकी अचीवमेंट्स और इनकी जो एक्सपोजर है वो सारी दुनिया तक जाए। सुल्तान साहब ये भी बताइए कि इस वक्त टीम का मोराल कितना हाई है? अभी जो गेम शुरू हो गया है उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस रहेगी, लीडरशिप कैसी, कैप्टनसी कैसी रहेगी, और जो हमारा लाइनअप है वो कैसा है? पाकिस्तान में बड़े नामवर प्लेयर्स हैं ब्लाइंड क्रिकेट के, जो इनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाता है, पूरी दुनिया में बड़े वो मशहूर हैं। जैसे हमारे बदर मुनीर हैं जो इस वक्त टॉप क्लास के ऑलराउंडर हैं, पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है। इसके अलावा हमारे कप्तान निसार अली बड़े ज़बरदस्त किस्म के ओपनिंग बैट्समैन हैं। इसके अलावा नए कुछ हमारे पास नया न्यू ब्लड आया है, जिसमें एक बाबर अली है, एक सफदर है, एक कामरान है। तो एक सीनियर्स और जूनियर्स का एक जबरदस्त किस्म का खूबसूरत इम्तिजाज है। और जिस तरह से इन्होंने लीग मैचेस में खेला है, मुझे उम्मीद है कि ये फाइनल भी उम्मीद बिल्कुल हम सबकी है, फाइनल में अच्छा भी खेलेंगे और फाइनल जीतेंगे भी। बहुत शुक्रिया सैयद सुल्तान शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। और यही कह रहे थे वो कि आईसीसी के इवेंट के लिए जब भारत इस तरह की बात कर सकता है तो फिर हमें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो इसी की बुनियाद पर कि वीजे भी नहीं देगा हमें, तो ब्लाइंड क्रिकेट का जो विमेन पहला वर्ल्ड कप था वो भारत की मेजबानी अब भारत नहीं कर सकेगा। तो जब आप कुछ ऐसा इकदाम करते हैं तो उसके रिपरकशंस भी होंगे, रिपल इफेक्ट्स भी होंगे। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक पे से आने के बाद हम बात करेंगे। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी है, उसके बारे में हमारे पास इंस्पिरेशनल कहानियाँ भी हैं, लोग भी होंगे स्टूडियो में। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा जो इस वक्त स्टूडियो है ना वो जगमगा रहा है और खुशी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे है। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज। बहुत ज़रूरी है कि हम डिसेबिलिटी का जो वर्ड है उसको ना यूज़ करें, बिकॉज देखिए ना अल्लाह ताला हर किसी को उनके तरीके की एबिलिटी देता है। जो मेरे और ज़ुहैब में नहीं है वो इन लोगों में एबिलिटीज है। तो बिफोर वेस्टिंग अपनी खुसूसियात है, एक पैकेज है पहले। बिल्कुल, एक पैकेज हम देखेंगे ऑन दिस स्पेशल डे और फिर हम अपने स्टार्स से मिलाएंगे। देखिए पैकेज। हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 3 दिसंबर को माजूर अफराद का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद माजूर अफराद से इज़हार यकजहती करना और उनके मसाइल उजागर करना है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया की 1 अरब से ज्यादा आबादी का 15% किसी न किसी किस्म की माजूरी का शिकार है। 80% माजूर अफराद का ताल्लुक तरक्की पजीर ममालिक से है। एक अंदाजे के मुताबिक 60 साल या इससे जायद उम्र के 46% अफराद माजूरी का शिकार हैं। 5 में से 1 खातून का जिंदगी के किसी भी हिस्से में माजूर होने का इम्कान होता है, जबकि 10 में से 1 बच्चा माजूर होता है। इसके अलावा कोरोना वायरस ने भी माजूर अफराद को सबसे ज्यादा निशाना बनाया है। तरक्की याफ्ता ममालिक में माजूर अफराद को समाजी, मुआशी और हुकूमती ताउन हासिल होता है। पाकिस्तान में भी कई सरकारी और गैर सरकारी रिफाही इदारे जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप जहनी, इब्लागी या जिस्मानी तौर पर किसी माजूरी का शिकार हैं, मगर आप में कुछ कर गुजरने की सलाहियत और लगन है, तो फिर माजूरी आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। जरूरत इस अम्र की है कि माजूर अफराद को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की सतह पर ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाएं, ताकि इनमें तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा हो सके।
बिल्कुल। और आप गुजरने की सलाहियत तो सलाहियतें है। और ये आपको कौन पता है छीन सकता है? जी, ज़ुहैब, जी। आई एम द एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स। मैंने इन 10 सालों में जो इन बच्चों से सीखा है, जज्बा वो जिंदगी भर किसी बुक से, किसी की विजडम से, किसी के एक्सपीरियंस से नहीं सीखा। सो अब हम अपने गेस्ट को, सुपरस्टार्स जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लर्निंग सेंटर के प्रोजेक्ट हेड हैं। भाई वाह मोहम्मद आसिफ, क्या बात है। और फिर हमारे पास हैं जी आशिर विल्सन, जो नाउ PDP से हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखते हैं और उसके सेगमेंट को हेड करते हैं। क्या ही बात है भाई। और फिर हमारे पास हैं SRSC से हसनैन अहमद और मारिया, जो SRSC में पढ़ती है। तलत आंटी का ये स्कूल है, बेहतरीन स्कूल है। तो भाई सबसे पहले तो मैं तो सबसे पहले हसनैन से बात करूं। हसनैन, हाँ बिल्कुल यार हसनैन कैसा लग रहा है, बताओ कि मजा आ रहा है यहाँ पर? बेहतरीन। हसनैन आपके इशारे से बात करें। भाई मारिया, आप हसनैन की दिल की आवाज़ हैं आज इस शो पे, तो बताइए क्या, कैसे हैं हसनैन, और आपको SRC में कितना मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं? वहाँ पर काम वाम करते हैं, जॉब वॉब करते हैं। जॉब भी करती है? क्या करती है? बच्चों को सिखाती है, टीच करती है? सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा, और स्किल पेंटिंग सिखाते वगैरह हैं? हसनैन करता है? हाँ, पेंटिंग वेंटिंग करता है, कलर वलर करता है। कलर करता है भाई, जबरदस्त। आशिर, आपकी तरफ आते हैं भाई। नाउ PDP इज अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट एंड अ प्लेस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। आप वहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को देखते हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक आपका? सबसे पहले सबको सुबह बखैर, जो हमें देख रहे हैं। नाउ PD के पास इसके साथ एक्सपीरियंस हैज़ बीन अमेजिंग, क्योंकि इससे पहले मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत काम किया है। आई वर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एज वेल फॉर द कंट्री ऑफिस। बट नाउ PDP के साथ काम करने का एक्सपीरियंस यूँ है कि आप वो काम कर रहे हैं। व्हेन आई वाज जॉइनिंग नाउ PDP, तो माई फादर, मेरी फैमिली हैज़ बीन ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कहा कि अब तुम वो काम करोगे, अब तुम लोगों को वो एक्सपोजर दोगे जो तुम्हें कई सालों से मिलता रहा है और जिसको तुम अवेल करते रहो, एंड यू हैव एक्सेलिंग। बिकॉज कुछ 6-7 साल हो गए जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया और डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सॉरी, गोइंग थ्रू सम वायरल। सो उन्होंने कहा अब तुम वो एक्सपोजर दोगे। तो नाउ PDP के साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि नाउ PDP एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान का, आई थिंक नाउ PDP इज़ द वन जो कि रूरल एंड अर्बन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ दोनों के लिए काम करता है। नेशनली हम कहते हैं कि हम गिलगित के पहाड़ों से ठट्टा के दरियाओं तक मौजूद हैं, ठीक है, 11 शहरों में मौजूद है। और ना सिर्फ, अभी मैं आपका पैकेज देख रहा था, उसमें था कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में सहूलतें दें। उसके साथ साथ नाउ PDP ये एडवोकेट करता है, बल्कि उसके साथ साथ लोगों को एम्पावर भी करता है कि वो रोजगार के मौक़ों में भी उनको किया जाए, हुनर के मौक़ों में। आशिर हमारे साथ आसिफ भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फलाही इदारा चलाते हैं आसिफ, उसके हेड भी हैं। कैसा तजर्बा है इस इदारे को चलाने का, और ज़रा अपनी जर्नी बताएं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मौका दिया मुझे। थैंक यू। और बेसिकली मैं एक औरंगी टाउन से ताल्लुक़ रखता हूं। औरंगी टाउन आपको पता है कि बहुत कच्ची आबादी और बहुत कंडेंस्ड इलाका है। तो वहाँ पे मुझे एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मेरा इस इदारे पे आना ये मेरा विज़न था, और पर्सन बाय डिसेबिलिटी के लिए काम करना ये मेरा ड्रीम था कि यार जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है वो प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जब घर पे जब मैंने तालीम हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की तो नहीं हो पाता था। मेरी सिस्टर मुझे पढ़ाती थी। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने मैंने मैट्रिक के स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ से फिर पढ़ाई किया। वहाँ पर भी ना फ्लोर्स होते थे जहाँ पे हम डिसेबिलिटी को पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता था, और वहाँ के बच्चे बहुत टॉन करते थे अलग अलग तरीके से। मैं बाज़ दफ़ा बहुत डिसअपॉइंट हो के आगे घर पे बैग फेंक देता था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ट्रोनिंग करके चलता रहा, क्योंकि लोग वहाँ पे औरंगी टाउन के अंदर और बहुत सारे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती। तो इसके वजह से काफ़ी मैं डिसअपॉइंट होता था, और घर पे आके रोता भी था कि यार अल्लाह पाक आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। बट फिर मेरी अम्मी जो थी ना, वो हमेशा मुझे समझाती थी कि आसिफ आप कुछ करोगे, मुझे आप कुछ करोगे, आप उम्मीद है, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हो। तो फिर मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट की। फिर उसका मैट्रिक के बाद मैं घर पे बैठ गया। कितने लोगों को जीने की उमंग दे दी आपने इस काउंसलिंग के जरिए?
बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे। मैं बता भी नहीं सकता, क्या बात बहुत सारे लोगों को। और तकरीबन लोग मुझे आते हैं, बोलते हैं कि आप आए, हमारे बच्चों को मोटिवेट दे। स्कूल में तकरीबन बच्चों को था, और अब तो मैंने औरंगी टाउन के अंदर तकरीबन कोई ऐसा स्कूल शायद ही बचा होगा जहाँ पे मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एबिलिटी वगैरह उनके एक्सेस के बारे में मैं पूरा काम करवा रहा हूँ, ताकि वहाँ पे मेरे जैसे कोई भी डिसेबल बच्चा हो ना, उनको ऊपर नहीं चढ़ना नाउमीदी ना, हाँ, बिल्कुल। और अच्छा। वहाँ पे हर लोग पढ़ाए। अमेजिंग बात यह है कि जो काम गवर्नमेंट को के सर पे होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे ये यंग हीरोज़ जो हैं वो अपने हाथों पे लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आशिर कि नाउ पीडीपी में बहुत डिफरेंट किस्म के बच्चे आते हैं। क्या आपको लगता है कि इंक्लूसिव पाकिस्तान इज़ द वे फॉरवर्ड, और कितनी अवेयरनेस आज की तारीख में फैल चुकी है इस बारे में? जैसे हसनैन ने भी कहा, उसको भी जरा सी बात करें कि इनको बड़ा प्रॉब्लम होती थी जब ये पढ़ने जाते थे, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं थी, वो एक्सेप्टेंस नहीं थी। अब आपको लगता है कि इन सारे बेहतरीन इदारों की वजह से अवेयरनेस बेहतर हो गई है? बेहतरीन, बिल्कुल। मैं जब भी मुझसे अभी कभी कोई पूछा जाता है तो मैं बोलता हूँ, आप ये देखें, आपके अवेयरनेस का ये लेवल है कि अब आपके बारे में बात की जाती है, सही बात, ठीक है, आपके बारे में बात सुनी जाती है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह के लोगों के लिए चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वो एक अलग बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उस तरीके से अवेलेबल नहीं है, बट एग्जिस्ट करती ये हो सकता है। तो और दूसरी बात है, पॉलिसी लेवल्स पे ये देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी आई 2020 में कि बैंकिंग में इस तरह से इनको फैसिलिटेट किया जाता है, जिसमें नाउ पीडीपी वाज द टेक्निकल एडवाइजर इन द टेक्निकल एडवाइजरी रोल। 2018 की सिंध गवर्नमेंट की जो है ना वो एक्ट आया, एम्पावरमेंट एक्ट, जो कि किसी भी ग्लोबल लेवल की स्ट्रैटेजी को compete करता है। वो एक अलग बात है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में या अभी इश्यूज हैं हमारे यहाँ पे, बट अवेयरनेस तो आई है। आप देखिए स्कूल्स हैं, नाउ पीडीपी पिछले 16 सालों में 1 लाख लोगों को जो है ना मुस्तफीद कर चुका है अपने काम से। तो अवेयरनेस तो आई, और सबसे बड़ी बात अवेयरनेस ये है कि हमारी कंट्री की यू आर वन ऑफ द सुपरस्टार्स इन द कंट्री, दे आर टेकिंग दिस मिशन फॉरवर्ड, तो क्यों नहीं अवेयरनेस आई? ज़बरदस्त। अच्छा, मारिया, हसनैन और आप बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। आई नो तलत आंटी इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस कॉज। SRSC में बहुत सारी हुनर सिखाते हैं, तो आपने क्या सीखा, और आपके इर्द गिर्द जो आप देखती हैं ख़वातीन आते हैं, बच्चे आते हैं, वो क्या सीखते हैं और वो क्या जॉब्स कर सकते हैं? थोड़ा सा बताइए मारिया। सिलाई कढ़ाई भी क्या है, करना चाहती हैं आप मारिया? भी है। आप क्या करना चाहती हैं ये बताएं ना। हाँ, बड़े होके क्या करना चाहती हैं? मैं मैडम बनना चाहती हूँ। मैडम भाई, तलत आंटी का जो विजन है वो बहुत ही अमेजिंग है, तो आई एम श्योर आपका विजन भी आइडियलाइज उनका हसनैन से मुझे एक सवाल करना है। हसनैन, देखिए पाकिस्तान उन ममालिक में अनफॉर्चुनेटली पोलियो से मुतासरा ममालिक हैं, ख़त्म हो जाता जी, मोहम्मद आसिफ से बिल्कुल पोलियो से मुतासरा हैं हम, कैंपेन्स भी चलती हैं, लेकिन उसकी वजह से तो इस सिलसिले में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप हुकूमत को भी और ख़ासतौर पर लोगों को जो रेजिस्ट करते हैं, जो पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाते, अपने बच्चों को दरवाजे बंद कर देते हैं? इस सिलसिले में मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पोलियो जो भी आता है उनको पिलाए, ताकि, और दूसरी बात पेरेंट्स को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सही वक्त में सही ट्रीटमेंट नहीं होता है ना, तो आप फिर ऐसे व्हील चेयर पर आए तो ठीक है। ये तो मैं समझता हूँ गॉड गिफ्टेड है, हम जितने भी डिसेबल पर्सन हैं गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि अल्लाह पाक आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ देते हैं। मगर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को इस बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि बास पोलियो ऐसी होती है जिसको फ़ौरन ट्रीटमेंट के बाद आप अगर 5 साल के बाद बच्चों की एक्टिविटी में नजर रखें। अभी मैं अपने सेंटर के अंदर हफ्ते में 1 दिन पेरेंट्स के काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि उनको 5 साल के बाद बच्चों की एक्टिविटी सुनने को मिलता है कुछ पेरेंट्स से कि ये जो मिसकंसेप्शन है कि ये हो जाएगा, यानी अभी भी लोग बातें करते हैं, अभी भी लोग बातें करते हैं, बोलते हैं ये तो अल्लाह पाक की दी हुई चीज़ें हैं और कुछ कंट्रोल, ये वो सारी चीज़ें जो ये तो ऐसी है। मैंने कहा नहीं, ये कुछ गलतियाँ पेरेंट्स की होती है। आप खुद, अल्लाह पाक तो हर इंसान को परफेक्ट बनाता है, ठीक है, कुछ गलतियाँ इंसान की होती है जो आप उसको नहीं देख पाती। अब 5 साल के बाद जो बच्चे होते हैं ना, 5 साल के एकदम पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की एक्टिविटी में नजर रखे, वो सुन सक रहा है या नहीं सुन सक रहा, वो ठीक से देख सक रहा है, वो चल रहा है तो वो गिर रहा क्यों है। तो ये सारे काम ना हम पेरेंट्स को करना चाहिए।
तो मैं हफ्ते में एक दिन पेरेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो रही है इस बारे में। तो क्लैप भाई क्लैप, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, सही बात है उसको। आशिर आप बताइए, नाउ पीडीपी ऑब्वियसली बच्चों पे तो कंसंट्रेट करता है, बट जैसे आसिफ ने कहा कि एट द सेम टाइम पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या काउंसलिंग और वर्कशॉप्स होती है पेरेंट्स के लिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग एंड वर्कशॉप होती है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे आसिफ साहब ने बात की कि मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को करना चाहिए, बट हमें ये भी एक साथ साथ देखना चाहिए, जिसमें नाउ पीडीपी बहुत फोकस करता है कि जो रूरल एरियाज से पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में तो पेरेंट्स को किसी ना किसी तरीके से दे आर वो फैसिलिटीज के इर्द गिर्द उनका रहते हैं, बट जब रूरल एरियाज की तरफ चले जाते हैं तो ये मामलात और ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो अवेयरनेस ही नहीं है ना। जब आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप क्या करेंगे अपने लिए? तो वहाँ के पेरेंट्स के लिए हम जब सुजावल में हमारा एक मरकज़ जो है, वहाँ पे इवन बच्चों के साथ साथ हम उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को भी टेक केयर करते हैं और उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको बुलाया जाता है कि इस तरीके इस तरीके से आप अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकते हैं। और क्योंकि हमारे लिए एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज इक्वल्स टू द होल फैमिली। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी उतने ही इंक्लूसिव रहे। अच्छा, हसनैन की एक बात बताएं मारिया, स्पोर्ट्स से वो स्पोर्ट्स में खेलते हैं कुछ, क्योंकि स्पेशल ओलंपिक्स में भी SRC से बच्चे जाते हैं। तो शाहिद अफरीदी, हसनैन शाहिद अफरीदी कौन है? बेस्ट है, उनको पता है। ऑल द बेस्ट हसनैन, मारिया, अशर और आसिफ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम विश करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत भी आप लोगों के लिए उतनी ही चीज़ें फैसिलिटेट करे। बिफोर लीविंग जी, सो किसी को भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज देना जी, क्योंकि लोगों को बाज़ दफ़ा पहुंचने का वो तरीका टाइम कम है, अशर हम जल्दी से बात करें। आई वांट टू टेल माय कि अगर किसी को भी हम तक पहुंचना है तो 11166697337 इज नंबर, जिसको आप डायल कर सकते हैं और नाउ पीडीपी तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, मुआशरे का प्रोडक्टिव शहरी बनाने के लिए जितनी ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हुकूमत को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी निभाए। और पाकिस्तान नीड्स टू बी एन इंक्लूसिव कंट्री, तो जितनी इंक्लूसिविटी होगी उतना बेहतर होगा। कल एक बार फिर मैं और ज़ुहैब आपके सामने हाजिर होंगे नए न्यूज़ और नए व्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।